हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 13 अगस्त 2026। मेरा नाम है स्मृति। सर कल से दोबारा से डिस्कशन करेंगे। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ठीक है, लाइव मिंट हो गया, एट्सेट्रा। तो पहला आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं जीआई टैग का। ऊंझा क्यूमिन के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। तो क्यों कंट्रोवर्सी हुई है ये हम इस आर्टिकल में जानेंगे। दूसरा हमारा है ग्लेशियर मेल्टडाउन। तो जो क्रायोस्फीयर जर्नल है ना, उसमें ये स्टडी आई है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। थर्ड है हमारा मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटेलेक्चुअल लीडरशिप। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है और आज हम अपना पहला आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है टू प्रोटेक्ट फार्मर्स एंड द प्रोड्यूस इंडियाज जीआई टैग नीड रिफॉर्म्स। इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हो। देखो, इस आर्टिकल में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग केसेस एंड फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, नॉलेज भी इन्हांस होगा। तो हम बिल्कुल बेसिक से समझते हैं एक्चुअली जीआई टैग होता क्या है। देखो, जीआई टैग एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। ये एक साइन है जो उन प्रोडक्ट्स पर यूज होता है जिनका एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन है और उनकी क्वालिटी या रेपुटेशन उस ओरिजिन की वजह से होती है। जैसे नाम ही आपको बता रहा है ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में जो भी बढ़िया चीज ओरिजिन मतलब पैदा हो रही है, उसके बेसिस पे ही जीआई टैग मिलता है। अब थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट की बात कर लें कि कैसे गवर्न होता है, क्या होता है इसमें। देखो, ग्लोबली ना डब्ल्यूटीओ के अंडर ये गवर्न होता है। डब्ल्यूटीओ के अंदर जो ट्रिप्स है, TRIPS, यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इस अग्रीमेंट के अंदर जीआई टैग जो है गवर्न होता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो ट्रिप्स को कंप्लाई करने के लिए इंडिया ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 पास किया था। इसी कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये याद रखना, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का DPIIT मैनेज करता है, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट बन के आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कई बच्चों को लग रहा होगा कि जीआई टैग और पेटेंट एक ही चीज होती है। नहीं, देखो, पेटेंट किसी नई इन्वेंशन के लिए मिलता है। अगर कुछ नया आपने इन्वेंट किया है, और वो भी किसको मिलता है? इंडिविजुअल को, ठीक है। और जो जीआई टैग होता है, वो इंडिविजुअल को नहीं, वो कम्युनिटी को मिलता है, और वो उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी के हेरिटेज को बचाने के लिए मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पेटेंट और जीआई टैग के बीच का डिफरेंस। अब ये मैंने जैसे कि आपको बताया कि DPIIT ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसको देखता है। और हाँ, जो जीआई का जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का जो रजिस्ट्री है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? चेन्नई में लोकेटेड है। ये हमने बेसिक डिस्कस करे। अब थोड़ा सा मुद्दे पे आते हैं, एक्चुअली इस आर्टिकल को हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। देखो, इमेजिन करो आप राजस्थान के किसान हो। आप दिन रात मेहनत करके जीरा यानी कि क्यूमिन उगाते हो। राजस्थान अकेले इंडिया का 3 लाख टन जीरा प्रोड्यूस करता है, लेकिन अर्ली 2026 में जीआई रजिस्ट्री ने ऊंझा जीरा और सौंफ का जीआई टैग गुजरात की ऊंझा APMC यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी को दे दिया। इसका मतलब आपको समझ में आया कि एक्चुअली उगा कौन रहा है जीरा और सौंफ? राजस्थान। और टैग किसको मिला? गुजरात को, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा एक्चुअली डिस्प्यूट क्या है, कंट्रोवर्सी क्या है। तो एक राजस्थान के फार्मर ने एक बहुत बढ़िया चीज बोली कि वी कल्टिवेट जीरा, ऊंझा इज जस्ट अ मार्केट। मतलब जो ऊंझा जीरा आपने जो जीआई टैग दिया है ना, ये ऊंझा APMC है, ये एक मार्केट है।
ना कि जीरा की कोई क्वालिटी है। जीरा तो हम उगा रहे हैं ना भाई, तो आपने ऊंजा जीरा करके कैसे जीआई टैग दे दिया? ये राजस्थान के फार्मर्स का कहना है। तो अब आपका सवाल होना चाहिए तो फिर ले लो वापस जीआई टैग। देखो, एक फ्लॉ है, एक प्रॉब्लम है हमारे एक्ट में। जीआई एक्ट कहता है कि रजिस्ट्रेशन से पहले एक जीआई जर्नल पब्लिश होगा। किसी को अगर ऑब्जेक्शन है तो 3 महीने के अंदर बताओ। पर राजस्थान के छोटे किसान जो जिनका मतलब लैंग्वेज बैरियर होता है, इंग्लिश, लीगल जार्गन्स और अवेयरनेस की भी कमी होती है, तो वो ऑब्जेक्शन ही नहीं कर पाए। तो अब ऑब्जेक्शन नहीं कर पाए तो उनको जीआई टैग मिल गया और वो जो 3 महीने का पीरियड था वो एक्सपायर हो गया। अब जजमेंट क्या कहता है? देखो, ये एक सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, ये हमारे सिस्टम का सिस्टमैटिक फेलियर है। अब राजस्थान के फार्मर्स को सेक्शन 27 ऑफ जीआई एक्ट के अंडर कैंसलेशन प्रोसेस में जाना पड़ेगा। कैंसलेशन प्रोसेस, एक मिनट मैं निकाल देती हूँ आपको। हाँ, ये रहा। सेक्शन 27 के अंडर कैंसलेशन प्रोसेस के अंदर जाना पड़ेगा। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये काफ़ी स्लो है, थका देने वाला और कॉस्टली प्रोसेस है। अब एक बात बताओ यार, गरीब किसान कहाँ से इतने कोर्ट के चक्कर लगाएगा? नहीं लगा पाएगा। इतना मोनोटोनस प्रोसेस है आपका। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि भई जीआई जीआई टैग जिसको मिलता है उसको फ़ायदा क्या होता है? देखो, जितने ज़्यादा जीआई टैग मिलेंगे ना हेरिटेज को, तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को या फार्मर्स को ना अच्छे खासे पैसे जाते हैं उस प्रोड्यूस के। अब यहाँ पे कुछ आंकड़े बताती हूँ मैं आपको। देखो, इंडिया में सिर्फ 724 जीआई रजिस्टर्ड है। देखो यहाँ पे, मतलब पर मिलियन पॉपुलेशन पर सिर्फ 0.52 जीआई टैग्स। अगर हम हंगरी की बात करें, यानी कि यूरोपियन यूनियन में, तो 7,290 जीआई टैग्स मिले हुए हैं। वहां पर मिलियन सिटीजन्स पर 751 जीआई टैग्स हैं। इतने तो हमारे पास टोटल भी नहीं है ना? तो हमारी जो डेंसिटी है जीआई टैग की ऑलरेडी बहुत लो है। तो यहाँ पे जो फार्मर्स हैं, जो एक्चुअली कम्युनिटी है जो प्रोड्यूस कर रही है, उसके पास बेनिफिट वैसे ही कम है, क्योंकि जीआई टैग्स ही कम मिले हैं हमको। ठीक है? अब आप सोच रहे होगे कि भाई इतने कम क्यों मिले हैं? क्योंकि जो इंडिया का जीआई रजिस्ट्रेशन है ना, ये खुद में एक चक्रव्यूह है। एप्लीकेशंस को पास होने में सालों लग जाते हैं। सक्सेस रेट क्या है? सिर्फ 46%। बाकी की एप्लीकेशंस या तो पेंडिंग है या फ्रस्ट्रेट होकर विथड्रॉ कर ली जाती हैं। अब रिजल्ट क्या है इसका? राजस्थान, पंजाब या मध्य प्रदेश के छोटे किसान पीछे छूट जाते हैं और ऊंझा एपीएमसी जैसी वेल फंडेड बॉडीज टैग ले जाती हैं। कारण जैसे कि हमने डिस्कस किया है, क्या है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी के हिसाब से ही आपको जीआई टैग मिलता है, ना कि एक्चुअल प्रोड्यूसर को। ठीक है? जो अवेयर है और पहले चला जाता है, जिसके पास अच्छा खासा फंड है, वो जीआई टैग ले जाती है। पहले ना क्या होता था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड हुआ करता था। तो इसके थ्रू जो जितने भी जीआई वाले डिस्प्यूट्स थे ना, वो जाते थे और जल्दी से सॉल्व हो जाते थे। पर 2021 में सरकार ने इसको एबॉलिश कर दिया। किसके अंडर? ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट के अंदर। ठीक है? और अब जितने भी ये जीआई टैग के ज्यूरिडिक्शन है, वो कहाँ जाता है? सिविल कोर्ट के पास। अब सिविल कोर्ट पहले से इतना बर्डन्ड है, लाखों केसेस हैं उसके पास, वो कहाँ सॉल्व कर पाएगा इतनी जल्दी जीआई टैग्स के इश्यूज? वो ना दो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। केस स्टडी मान लो, एक है आपका बासमती राइस केस। देखो, अपीड़ा और मध्य प्रदेश के बीच में बासमती जीआई टैग को लेकर सालों से डिस्प्यूट है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में केस वापस मद्रास हाई कोर्ट भेज दिया, पर आज तक कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं निकला। दूसरा है मैसूर पाक और कोल्हापुरी चप्पल्स। इनके डिस्प्यूट भी सालों से स्लो पेस कोर्ट्स में अटके पड़े हैं। अब सोचो, एक अनऑर्गेनाइज सीजनल फार्मर अर्जेंट रिलीफ के लिए सिविल कोड अफोर्ड कर सकता है? नहीं। और वो अपने हेरिटेज को बचाने के लिए, वैसे ही उसके पास पैसा नहीं है, वो यहाँ से वहाँ क्यों भटकेगा? वो भटक ही नहीं सकता है, उसके पास पावर ही नहीं है।
अब हम बात करते हैं एक्ट की। देखो, एक्ट तो बन गया पर एनफोर्समेंट बिल्कुल ज़ीरो है। एक्ट में ऑथराइज़ यूज़र्स, प्रोड्यूसर्स और इंस्पेक्शन स्ट्रक्चर्स की डेफिनिशन में बहुत लेजिस्लेटिव एम्बिग्युइटीज़ हैं। सबसे बड़ी गलती ये है कि एप्लीकेंट के लिए इंस्पेक्शन बॉडीज़ बनाना ऑप्शनल रखा गया है। ये मैंडेटरी जो होना चाहिए था, उसको आपने ऑप्शनल रख दिया। अब इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? एग्ज़ाम्पल, दार्जिलिंग टी। दुनिया भर में करीब-करीब 40 मिलियन केजी फेक दार्जिलिंग टी बिक रही है, जबकि असली प्रोडक्शन सिर्फ कितना है? 10th पार्ट, यानी कि करीब-करीब 4 मिलियन केजी है। यही काम वाराणसी सिल्क के साथ हो रहा है। बनारस में अनमॉनिटर्ड सूरत की मशीन मेड फेक्स असली हैंडलूम वीवर्स की रोजी रोटी खा रहे हैं। अल्फांसो मैंगोज मार्केट अडल्ट्रेटेड अल्फांसो से भरा हुआ है। कश्मीरी सैफरन, इनके टेस्टिंग सेंटर सिर्फ कागज पर एग्जिस्ट करते हैं, ग्राउंड पर नहीं। यहाँ पे मतलब कोई है ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अब बात आती है भाई, किसान को क्या मिला? देखो, जो टेरी है ना, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, उसने एक स्टडी करी। स्टडी कहती है कि जीआई टैग प्रोडक्ट को मार्केट में 20 से 30% प्रीमियम, यानी कि एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है? जो मालाबार पेपर एंड वजाकुलम पाइनएप्पल्स के फार्मर्स है ना, उनकी इनकम रजिस्ट्रेशन के बाद 1 रुपया भी नहीं बढ़ी। 78% सर्टिफिकेट होल्डर्स को पता ही नहीं कि इस टैग से बेटर प्राइसिंग कैसे मिलनी है, और 58% जीआई टैग सिर्फ पेपर पर हैं, क्योंकि कोई ऑथराइज्ड यूजर रजिस्टर्ड ही नहीं है इसमें। अब हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं ग्लोबल से हमारा। देखो, यूरोप में इस प्रीमियम का 50 से 60% डायरेक्टली किसान के पास जाता है, यानी कि जो एक्चुअल प्रोड्यूस कर रहा है उसे। पर इंडिया में क्या हाल है? 80% फार्मर्स मिडिल मैन और एक्सपोर्टर्स के जाल में फंस जाते हैं। इंडिया के एक्चुअल प्रोड्यूसर्स तक प्रीमियम का सिर्फ 10 से 15% ही ट्रिकल डाउन होता है। अब ये ट्रिकल डाउन, ये सब जो कीवर्ड्स है ना, इसको ध्यान रखना, ये ही तुम्हें आंसर्स में लिखने हैं। ठीक है? तो अब बात करते हैं हम कि भाई सोल्यूशन क्या है। हमने इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं डिस्कस कर ली हैं। तो सोल्यूशन ये है कि स्टेट लेड इन्फोर्समेंट मॉडल होना चाहिए। ईयू की तरह इन्फोर्समेंट स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक गरीब किसान सेक्शन 25 के अंडर मार्केट में फेक्स को पुलिस नहीं कर सकता। जो आपको बताया था ना, एक प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है ना? तो उसके अंडर किसान नहीं पुलिस कर सकता उसको। हर स्टेट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में डेडिकेटेड सेल बनने चाहिए। ई कॉमर्स पर फेक प्रोडक्ट्स को रोकने के लिए डोमेन नेम अलर्ट्स और जियो ब्लॉकिंग का यूज होना चाहिए। मार्केटिंग बॉडीज और खेत में पसीना बहाने वाले किसान के बीच प्रॉफिट ट्रांसपेरेंटली शेयर होना चाहिए। द पिकासो डिस्प्यूट सोल्यूशन, ये देखो यहाँ पे, सॉरी पिकासो कह दिया, पिस्को। द पिस्को सोल्यूशन, ये वर्ड है होमोनिमस जीआईस। पहले इस वर्ड को समझ लेते कि एक्चुअली होता क्या है। जब दो अलग जगह के प्रोडक्ट्स का नाम सेम हो, समझ में आया? जैसे दो अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन है और दोनों अलग प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन नाम क्या है आपका? सेम है। तो उसको, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे? होमोनिमस जीआईस। एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिस्को डिस्प्यूट, यानी कि चिली वर्सेस पेरू, ये देखो यहाँ पे चिली वर्सेस पेरू में कहा था कि जीआई टैग प्रायर यूज, किसने पहले यूज किया, तो कमर्शियल रेस नहीं है। दोनों कंट्रीज पिस्को टैग शेयर कर सकती हैं। ठीक है? यही अगर हम अप्लाई कर दें ऊंजा एपीएमसी, यानी कि वो जीरा वाला जो केस था ना, तो दोनों को टैग मिल सकता है वाया रीजनल प्रीफिक्सिंग, यानी कि ऊंजा जीरा और राजस्थान जीरा, और दे कैन हार्मोनियसली कोएग्जिस्ट। तो ये वर्ड याद रखना, होमोनिमस जीआईस। ठीक है? तो ये एक सोल्यूशन हुआ है। अब भाई पूरे इस आर्टिकल का कंक्लूजन क्या हुआ? इंडिया को अपना जीआई फ्रेमवर्क सिर्फ पेपर पर नहीं बल्कि जमीन पर उतारना होगा। हमें उस मिट्टी और उन हाथों को प्रोटेक्ट करना है जो उस मिट्टी को सींचते हैं, वरना राजस्थान के क्यूमिन फार्मर्स आखिरी नहीं होंगे जो एक हॉलो शील्ड, यानी खोखली डाल के सामने अपनी हेरिटेज खो देंगे। हॉलो शील्ड, ये कीवर्ड्स हैं, जरूर यूज करना अपने आंसर्स में।
ठीक है, अब थोड़ा-सा मैं आपको कीवर्ड्स दे देती हूँ और आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करना, स्टॉप करके आप देख लो। प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करना। कल काफ़ी बच्चे ना कमेंट में बोल रहे थे, मैम जो आप डेटा देते हो, क्या वो गवर्नमेंट का है? रिसोर्स क्या है? अरे भाई, जो आर्टिकल मैं डिस्कस कर रही हूँ, वो किसी न किसी जैसे ओपिनियन से लिया हुआ है या इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। तो वहाँ पे जो आर्टिकल है, जो राइटर ने लिखा है, उसका डायरेक्टली मैं कोट कर देती हूँ, ठीक है? मैं अपने मन से कुछ भी कोट नहीं करती हूँ। ये देखो, ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट करो, ये इसका आंसर है। और ये है मेंस का क्वेश्चन, इसको भी आंसर करना। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस से है हिमालयन ग्लेशियर्स एंड वाटर सिक्योरिटी। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। चलिए, मैं एक सिचुएशन देती हूँ आपको, इस आर्टिकल को समझने में आसान होएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक तरफ हमारे ग्लेशियर्स जो हैं तेज़ी से पिघल रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी चलने की स्पीड यानी कि वेलोसिटी कम हो रही है, क्या आप इस पैराडॉक्स को समझ पाएंगे? चलो मैं समझाती हूँ आपको। यहाँ देखो, कॉन्टेक्स्ट देखते हैं और जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो क्रायोस्फीयर जर्नल में जो भी स्टडी हुई है ना, उसी के बेसिस पे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, इमेजिन कीजिए एक बर्फ की नदी यानी कि रिवर ऑफ आइस जो पहाड़ों से नीचे बह रही है। इसे हम ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है? तो जो ये क्रायोस्फीयर जर्नल है, इसने 1992 से 2023 यानी कि करीब-करीब 3 डिकेड से जाश्कर रीजन के 12 ग्लेशियर्स को स्टडी किया है। अब भाई, इसकी फाइंडिंग्स क्या हैं? इन ग्लेशियर्स की स्पीड कम हो रही है हर डिकेड में। ये 2.4 मीटर्स पर ईयर की स्पीड से स्लो हो रहे हैं। 2.5 यहाँ देखो, ठीक है? साथ ही इनके पतले होने की स्पीड यानी कि थिनिंग रेट दुगनी हो चुकी है। 2000 से 2005 में जो 0.22 मीटर्स पर ईयर था, वो 2015-20 में बढ़कर 0.57 मीटर्स हो गया है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हिमालयन ग्लेशियर सिर्फ बर्फ़ के टुकड़े नहीं हैं, ये नेचुरल फ्रेश वाटर रिजर्वॉयर्स हैं। इन्हीं से इंडस बेसिन की नदियों में पानी आता है, जिस पर इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स टिके हुए हैं। जो शुरू में मैंने पैराडॉक्स की बात करी थी ना, अब उसको थोड़ा-सा समझते हैं। जब एक ग्लेशियर बर्फ़ गेन करता है, यानी कि उसको क्या कहते हैं? एक्यूमुलेशन, ठीक है? गेन करने से ज़्यादा बर्फ़ लॉस करता है कोई भी ग्लेशियर, यानी कि जो लॉस होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? एब्लेशन। तो वो पतला यानी कि थिन होने लगता है। इस प्रोसेस में ग्लेशियर का मास और वेट कम हो जाता है। ग्लेशियर के मूव करने के पीछे जो फोर्स होती है, जिसे हम ड्राइविंग, यहाँ देखो, ड्राइविंग स्ट्रेस कहते हैं, वो उसकी थिकनेस और स्लोप पर डिपेंड करती है। बर्फ पतली हुई तो ड्राइविंग स्ट्रेस कम हुआ और ग्लेशियर्स का जो फ्लो है वो स्लो हो गया। सिंपल फिजिक्स आपको समझ में आया? जो मैंने आपको शुरू में पैराडॉक्स दिया था वो यही है। अब यहाँ देखो, ये जो मैंने आपको इक्वेशन बताई ना, एब्लेशन यानी कि आइस लॉस ज़्यादा है आइस गेन से, अक्यूमुलेशन, तो इसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव मास बैलेंस। ये कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स एंड मेंस के आंसर राइटिंग में, तो इनको याद रखिएगा। अब सवाल उठता है भाई, इन ग्लेशियर्स को मार कौन रहा है? देखो, सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग कह देने से पूरा सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाएगा। इसके और भी कारण हैं। पहला है राइजिंग टेम्परेचर्स। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, बर्फ का पिघलना तेज हो रहा है। दूसरा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये मेडिटेरेनियन से आने वाले स्टॉर्म हैं जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सर्दी की बारिश और बर्फबारी लाते हैं। जाश्कर को अपना मैक्सिमम विंटर स्नो इन्हीं से मिलता है। आजकल इन वेस्टर्ली जो डिस्टर्बेंस है, इनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बदल चुकी है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बर्फ की जगह बारिश ज़्यादा हो रही है।
इससे ग्लेशियर का मास बैलेंस नेगेटिव हो गया है, जो मैंने अभी आपको बताया ना, आइस लॉस ज़्यादा है आपके आइस गेन से, तो क्या हो गया है, मास बैलेंस आपका नेगेटिव हो गया है। ठीक है। थर्ड है ब्लैक कार्बन एंड डस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे समझ लेना। देखो, एक होता है एल्बिडो इफेक्ट। इसका मतलब होता है किसी सरफेस की सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता, यानी कि कैपेसिटी। स्नो वाइट होती है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। फ्रेश स्नो का एल्बिडो बहुत हाई होता है, लेकिन जब पॉल्यूशन का ब्लैक कार्बन और धूल यानी कि डस्ट इस सफ़ेद बर्फ पर जम जाती है तो बर्फ डार्क हो जाती है। जैसे कि आप सब जानते हैं, डार्क कलर्स हीट एब्जॉर्व करते हैं, ना कि रिफ्लेक्ट। तो इससे एल्बिडो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि रिफ्लेक्ट करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है बर्फ़ ट्रैप करने लगती है, एब्जॉर्व करने लगती है। अब इससे क्या होता है, बर्फ़ पिघलने लगेगी। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा एल्बिडो इफेक्ट। अब नुएंस की बात कर लेते हैं कि क्या सारे ग्लेशियर्स एक जैसे बिहेव करते हैं? नहीं। देखो, ग्लेशियर्स का रिस्पॉन्स उनकी ज्योमेट्री, स्लोप और टर्मिनस यानी कि एंड पॉइंट पर डिपेंड करता है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है यहाँ लैंड टर्मिनेटिंग ग्लेशियर्स, जो पहले हमने डिस्कस किया है। ये वो ग्लेशियर्स हैं जो ज़मीन पर एंड होते हैं। इनका फ्लो इनके थिकनेस और स्लोप पर डिपेंड करता है। इनमें थिनिंग का डायरेक्ट असर इनकी स्पीड पर होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया था। दूसरा है लेक टर्मिनेटिंग ग्लेशियर्स। ये वो हैं जो किसी प्रो ग्लेशियर लेक, यानी जब ग्लेशियर पिघलती है ना, तो उसके पीछे एक गड्ढा रह जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, तो ये झील बन जाती है। ठीक है, तो ये वो ग्लेशियर्स हैं जो किसी प्रो ग्लेशियर लेक में गिरते हैं। इनका बिहेवियर अलग होता है। यहाँ काल्विंग होती है। काल्विंग का मतलब क्या होता है, कैल्विंग, इसका मतलब होता है बर्फ के बड़े टुकड़ों के झील में टूटकर गिरना। ठीक है, तो पानी की वजह से इनका जो बेसल फ्रिक्शन है, मतलब नीचे का घर्षण, कम हो जाता है। इसीलिए भले ही इनका ओवरऑल मास जो है कम हो रहा है, लेकिन इनके एंड पॉइंट पर स्पीड तेजी से बढ़ सकती है। इसको हम क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक ये चीज याद रखना कि नेचर इज नॉट यूनिफॉर्म, इसलिए लोकल टोपोग्राफी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो ग्लेशियर्स है ना, उनका स्लो डाउन यूनिफॉर्म नहीं होता है, इसीलिए हम ग्लोबल वार्मिंग अकेले को ब्लेम नहीं कर सकते। इसके बहुत सारे अलग फैक्टर्स हैं। अब हम डिज़ास्टर्स एंड इम्पैक्ट्स की बात कर लेते हैं। देखो, अभी मैंने आपको प्रो ग्लेशियल का कॉन्सेप्ट बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ। जब ये ग्लेशियर्स पीछे हटते हैं, यानी कि रिट्रीट करते हैं, तो इनके पीछे खड्डे बन जाते हैं ऐसे, जिनमें मेल्टेड वाटर भर जाता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रो ग्लेशियल लेक्स। तो जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स हैं, ये झीलें कच्चे पत्थरों यानी मुराइन्स कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, मुराइन्स से बंधी होती हैं। अगर ये डैम टूट जाए तो अचानक से भयंकर बाढ़ आ सकती है। इसे GLOF यानी कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स कहते हैं। सिक्किम और केदारनाथ की ट्रेजेडी याद है, वो इसी का नतीजा है। पॉजिटिव फीडबैक लूप, झील जितनी बड़ी होगी बर्फ उतनी तेजी से टूटेगी, यानी कि काल्विंग, और झील और बड़ी होगी। ये एक विशियस साइकिल है। थर्ड पॉइंट है इन दिस बेसिन एंड पीक वाटर कॉन्सेप्ट। शुरू में जब बर्फ तेजी से पिघलती है तो नदियों में पानी बढ़ जाता है, इसे पीक वाटर कहते हैं। ये पीक वाटर एक इल्यूजन है, ये प्रॉस्पेरिटी नहीं है, ये डिजास्टर का अलार्म है। एक बार बर्फ खत्म हुई तो समर मेल्ट वाटर मिलना बंद हो जाएगा। अब नतीजा क्या होगा, वाटर स्कैर्सिटी, एग्रीकल्चरल तबाही और हाइड्रो पावर प्लांट्स ठप हो जाएंगे। तो अब भाई इसका वे फॉरवर्ड क्या है, सोल्यूशन क्या है इसका?
देखो भाई, कुछ चीज़ें हैं जो हमें स्ट्रिक्टली अडैप्ट करनी पड़ेगी और मिटिगेट करना होगा। पहला किसके थ्रू करोगे आप? टेक्नोलॉजिकल मॉनिटरिंग करनी होगी। ग्राउंड मेजरमेंट्स और सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग का कंबाइन यूज़ करो। GLOF प्रिपेयर्डनेस, इन अनस्टेबल लेक्स की मैपिंग हो और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाए जाएँ। ब्लैक कार्बन कंट्रोल, ट्रांसपोर्ट और बायोमास बर्निंग से होने वाले एमिशंस को रोकना होगा। इंडियाज़ ऑफिशियल स्टेप्स, यहाँ देखो, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। ये जो NAPCC है ना, ये 8 मिशन में से एक है जो साइंटिफिक मॉनिटरिंग और इकोसिस्टम कंजर्वेशन पे फोकस करता है। फिर है लोकल इनोवेशन, 2 चीज़ें यहाँ पे, आइस टू पास और आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स। सोनम वांगचुक जो हैं उनका इनोवेशन है ये आइस टू पास। सर्दी के बचे हुए पानी को फ्रीज करके आर्टिफिशियल बर्फ का पहाड़ यानी कि स्टूपस बनाए जाते हैं। गर्मी में धीरे धीरे पिघल कर किसानों को पानी देते हैं। और दूसरा है आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स। ये जो चेवांग नॉर्फिल है ना, इनको आइसमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये इनकी टेक्निक है जो विंटर रन ऑफ को स्टोर करके गर्मियों के लिए बर्फ बनाते हैं। तो ये था हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन अबाउट ग्लेशियर्स। और ये कुछ की टर्म्स हैं, इसको नोट डाउन कर लो। ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो और आंसर दो। और मैं आपको मेंस का क्वेश्चन भी दे देती हूँ, ये रहा। इस मेंस के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है आपको। तो PYQ था, अब ये वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको भी अटेम्प्ट करो। ये एक और प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, कैल्विंग हो गया, आपको ये सब मैंने समझाया है, लेक टर्मिनेटिंग ग्लेशियर्स, तो ये सब पता होना चाहिए आपको। ये है इसका आंसर। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन इंटेलेक्चुअल लीडरशिप। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। थोड़ा कहानी के रूप में समझेंगे तो थोड़ा सा आपको जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं ईजीज में समझ में आएंगी। देखो, कहानी शुरू होती है 2014 से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपना पहला कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे। ये आर्म्ड फोर्सेस की सबसे बड़ी मीटिंग होती है, लेकिन PM मोदी बहुत निराश थे। उन्हें मिलिट्री कमांडर्स का विजन पसंद नहीं आया। उन्होंने सबको एक क्लियर डायरेक्शन दिया। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक रिफॉर्म करो। उनका फोकस जो था फोर्सेस की ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस बढ़ाने के पे था। उन्होंने सिनर्जी पर जोर दिया, मतलब सब मिलकर काम करो। और एक शब्द यूज किया जिसका था कटिंग फ्लैब। फ्लैब मतलब अननेसेसरी जो खर्चा होता है ना और इनएफिशिएंट स्ट्रक्चर, उसको हटाना। ये याद रखना, कटिंग फ्लैब। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन की जब बात हुई है तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्यों नहीं? क्या ऑब्स्टिकल्स आए? देखो, फौज ने कोशिश तो ज़रूर की है, लेकिन रिजल्ट्स ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं आए। क्यों? इसके 3 मेन कारण हैं। पहला है लॉपसाइडेड HDO रिफॉर्म्स। HDO मतलब हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉब्लम ये है कि रिफॉर्म एक तरफा है, सारा प्रेशर सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस पे डाल दिया गया है, जबकि रिफॉर्म जो है टॉप डाउन होना चाहिए। पूरा नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर चेंज होना चाहिए। दूसरा है लैक ऑफ कंसेंसस। हमारी तीनों फोर्सेस में आपस में नहीं बनती, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इंटीग्रेशन पर सहमत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊपर से क्लियर पॉलिटिकल डायरेक्शन नहीं है। थर्ड है स्लो इंटेलेक्चुअल लीडरशिप। हमारी सीनियर मिलिट्री लीडरशिप बहुत धीमी है। वो इंटेलेक्चुअल डोमेन में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो पॉलिटिशियंस को मिलिट्री इंटीग्रेशन की कॉम्प्लेक्सिटी ही नहीं समझा पाते, तो वो क्या ही मतलब इस चीज़ को फास्ट ट्रैक कर पाएंगे। अब ये जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, उसका मेन कारण क्या है? वो ब्रिटिश आर्मी ने हमें एक एंटी इंटेलेक्चुअल लेगेसी दी है। उनका मानना था कि बस ट्रेडिशंस फॉलो करो। स्पिट एंड पॉलिश, ये कल्चर दिया है, मतलब यूनिफॉर्म और बूट्स चमकाओ, तुम अपना दिमाग मत लगाओ। टैक्टिकल एक्यूमेन, ग्राउंड लेवल की लड़ाई को माना गया।
लेकिन बड़ी स्ट्रैटेजी और इंटेलेक्चुअल डिबेट को दबा दिया गया। ऐसा लगता था फौजी का काम है सिर्फ ऑर्डर को मानना, तुम अपना दिमाग मत लगाओ। समझ में आया? करीब 40 इयर्स ना ये ही सिस्टम चलता रहा। फिर 1980s में आए जनरल के सुंदर जी। उन्होंने इंडियन आर्मी में इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ठान ली। उनकी सोच का असर तीनों सर्विसेज पर पड़ा। वो पॉलिटिशियन से डायरेक्ट डिबेट करते थे, चाहे वो न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी हो या सिविल मिलिट्री रिलेशंस हो। उसके बाद 1990s में एयर कमांडोर जसजीत सिंह आए। उन्होंने एयर पावर पर किताबें लिखी, निडर होकर न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी पर बात करी। नेवी से रेयर एडमायरल राजा मेनन निकले। उन्होंने देश का सी पावर की अहमियत समझाई। इन तीनों ने के सुब्रमण्यम स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट थे वो, उनके साथ मिलकर काम किया। ये लोग सोचे समझे इंटेलेक्चुअल्स नरेटिव के असली फ्लैग बेयरर्स थे। ये नाम जरूर याद रखना, एग्जाम में भी ना पूछा जाए, बट यू ओ देम। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई करंट प्रॉब्लम क्या है। देखो, पिछले 20 सालों में एक अजीब ट्रेंड आया है। हमारे सीनियर ऑफिसर्स के पास पीएचडी डिग्रीज तो बहुत है, लेकिन टॉप लेवल पर एक बड़ा इंटेलेक्चुअल वैक्यूम है। अब इसके 3 बड़े रीजंस है। पहला है द अपवर्ड मोबिलिटी ट्रैप। 2 स्टार रैंक के बाद ऑफिसर्स प्रमोशंस के चक्कर में फंस जाते हैं। वो जो कंपनी पॉलिसी है उसको फॉलो करते हैं। डिसेंटिंग या अलग व्यूज को पिनलाइज किया जाता है। सब पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते हैं। सच बोलने के लिए इंटेलेक्चुअल डेप्थ चाहिए, जो कि है नहीं। सेकेंड है नॉलेज डेफिसिट एंड टाइम शॉर्टेज। आजकल होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, यहाँ मैंने शायद नहीं लिखा है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जरूरी है, पर जनरल्स के पास पढ़ने लिखने का वक्त ही नहीं है। हिस्ट्री के महान जनरल जैसे बीएल मॉन्टगोमरी, ई रोमल और केएस थिमैया अकेले बैठकर सोचते थे। वो स्ट्रैटेजी और स्टेट क्राफ्ट पर घंटों लिखते थे। आज किसी कर्नल या ब्रिगेडियर का डिसरप्टिव आइडिया टॉप पर नहीं पहुंचता। थर्ड है लैक ऑफ इनेबलिंग एनवायरनमेंट। एचडीओ और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक माहौल बनाना होगा जहां प्रोफेशनल्स डिबेट और नए आइडियाज को सुना जाए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारी फोर्सेस हाईली प्रोफेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्हें इंटेलेक्चुअल आज़ादी देने में कोई भी रिस्क नहीं है। अब इतना आर्टिकल सुन के आपको लग रहा होगा कि सब कुछ नेगेटिव है क्या, सब कुछ बुरा है क्या? नहीं नहीं, सब कुछ बुरा नहीं है। एक बहुत पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हमारा प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन यानी कि पीएमई सिस्टम काफ़ी मजबूत है। बस इसमें थोड़ा सा एकेडमिक रिगर और इनोवेशन लानी होगी। हमारे वॉर कॉलेजेस में यंग ऑफिसर्स बहुत अच्छा लिखते हैं, तो ये एक तरीके से एक उम्मीद की किरण है ना? तो एक चीज़ याद रखना, अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी को रिफॉर्म कर सकती है तो मिलिट्री को भी रिफॉर्म किया जा सकता है। सोल्यूशन एक ही है, एक वाइब्रेंट इंटेलेक्चुअल रूट। हमारी फोर्सेस एक हाथी की तरह कंजर्वेटिव और हायरार्किकल हैं, इसलिए सीनियर लीडरशिप्स को आगे आकर अपना रास्ता दिखाना ही पड़ेगा। ये इस आर्टिकल के कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं और ये की फैक्ट्स हैं। इसको आप अटेम्प्ट ज़रूर करना इस क्वेश्चन को। ये है इसका सल्यूशन। और हाँ, एक्सपेक्टेड मेन क्वेश्चन, इसको आप अटेम्प्ट करो और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डालो। तो आपस में पीयर रिव्यू ज़रूर होता है। देखो, पीयर रिव्यू करोगे ना उतना ज़्यादा आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।